वेलकम एवरीबॉडी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ASD भी बोलते हैं। राइट, सो ये जो वीडियो है, लेट्स टेक एज चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम यूजुअली क्या क्या बात करने वाले हैं। ओके, सो इस चैप्टर में हम बेसिकली 6 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए होंगे। राइट, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। राइट, आखिर ऑटिज्म होता क्या है, किसने दिया, कब दिया, हम इसके बारे में बात करेंगे। देन हम देखेंगे कि ICD-10 और ICD-11 में क्या मेंशन किया गया है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। राइट, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। कोई भी बच्चा जब ऑटिज्म के साथ हमारे यहाँ आता है तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हम देखते हैं। राइट, हमारे पास कौन कौन से असेसमेंट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से असेसमेंट्स हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन सी थियोरीज है हमारे पास। ठीक है, कुछ बायोलॉजिकल थियरीज हैं, कुछ साइकोलॉजिकल थियरीज हैं, कुछ कॉग्निटिव थियरीज हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे जो हमें एक तरह से कॉन्सेप्चुअलाइजेशन देते हैं ऑटिज्म का। एंड लास्टली हम ब्रीफली में टॉक करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, सो ये पूरा जो चैप्टर है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया आपको दे देगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑटिज्म। ओके, तो ये जो वर्ड है ऑटिज्म, ओके, वो सबसे पहले जो थे ना, एक स्विस साइकाइट्रिस्ट थे जिनका नाम था यूगेन ब्लूलर। ठीक है, यूगेन ब्लूलर उनका नाम था। उन्होंने 1908 में, ठीक है, सबसे पहले द वर्ड ऑटिज्म यूज किया था। ठीक है, किस लिए यूज किया था? बेसिकली ये ऑटिज्म वर्ड उन्होंने यूज किया था पेशेंट हु वर डायग्नोज्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया। ना स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके लिए हम कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। बट अपेरेंटली यहाँ पे उनका ऑटिज्म का ये मतलब था कि ये बताना चाहते थे कि जो पेशेंट है स्किज़ोफ्रेनिया के, राइट, उसमें उन्होंने एक चीज नोटिस की थी, वो था डिटैचमेंट। राइट, वो बड़े डिटैच थे सोशल वर्ल्ड से। ठीक है, वो सोशल वर्ल्ड से मतलब जो बाहर की दुनिया है ना, उससे बड़ा डिटैच रहते थे, उनसे बड़ा दूर रहते थे। उनका मिलने का ज्यादा मन नहीं करता था, दूसरों से बात करने का ज्यादा मन नहीं करता था। ठीक है, वो अपनी ही दुनिया में बड़े मग्न मगन रहते थे। राइट, जिसको उन्होंने बोला सेल्फ अब्जॉर्प्शन, है ना। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे, उनको बाहर की दुनिया से ज्यादा बात बात करने का मन नहीं था उनको। यू नो वो उनको विड्रॉल था रियलिटी से। तो उस वे में यूगन ब्लूलर ने सबसे पहले वर्ड यूज किया था ऑटिज्म। राइट, उसके बाद आई थिंक अराउंड 1943 एक और साइकाइट्रिस्ट थे जिनका नाम था लियो कैनर। ठीक है, उन्होंने अराउंड 1943 में यू नो उन्होंने कुछ बच्चों को देखा जिनके पास कुछ साइन और सिम्टम्स थे, सेम साइन और सिम्टम्स कुछ बच्चों में थे। राइट, और उन्होंने भी देखा कि वो जो बच्चे थे ना, वो क्या कर रहे थे, उनके पास भी क्या प्रॉब्लम था, उनको भी सोशल विड्रॉल का प्रॉब्लम था। ठीक है, वो ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते थे, वो बच्चे वो अपनी ही दुनिया में मगन मगन रहते थे। राइट, उनको ज्यादा बात करने में दिक्कत होती थी, सोशलाइजेशन में दिक्कत थी। ठीक है, तो उनको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था, उनको सोशल विड्रॉल था। राइट, उन्होंने ये नोटिस किया कुछ बच्चों में, और इस चीज को उन्होंने, जो हमारे लियो कैनर थे, इस चीज को उन्होंने नाम दिया, नो इस चीज को उन्होंने, ये जो प्रॉब्लम थी बच्चों में, इस चीज को उन्होंने नाम दिया अर्ली इन्फेंटाइल ऑटिज्म। राइट, सो बेसिकली यहाँ से हमारे पास वर्ड आया। राइट, सबसे पहले जो वर्ड था वो यूगन ब्लूनर ने यूज किया था स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के लिए, बट लियो कैनर वो थे जिन्होंने कुछ बच्चों को देखा और उन्होंने ग्रुप करके देखा कि ये जो प्रॉब्लम है कुछ बच्चों में काफी सेम है। राइट, जैसे सोशल विड्रॉल, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लियो कैनर ने सबसे पहली बार ऑटिज्म इन चिल्ड्रन को डिस्क्राइब किया यूजुअली। राइट, सो बेसिकली वहां से हमारे पास ऑटिज्म निकल के आता है। ऑटिज्म का मतलब ये होता है कि बाहर की जो दुनिया है उससे ज्यादा इंटरेक्ट ना करना, उससे ज्यादा विड्रॉल रहना, उससे थोड़ा दूर रहना, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होना, उस चीज को हम ऑटिज्म बोलते हैं। राइट ना, ऑटिज्म को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरियाज मेंशन किए गए हैं। आई मीन लाइक दो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हमारे पास रखे गए हैं। एज इन लाइक हमारे पास दो बुक्स हैं जिसकी हम देख के ऑटिज्म डायग्नोज करते हैं, जो सबको पता होगा। एक है हमारे पास ICD-11। राइट, इससे पहले ICD-10 था, बट 2024 से हमारे पास ICD-11 है फॉलो करने के लिए। एंड हमारे पास है DSM-5। राइट, एंड इसका भी टेक्स्ट रिवीजन हमारे पास इस
चल रहा है इस टाइम पे, राइट? तो ये दो क्राइटेरियाज हैं हमारे पास जिस पे हम ऑटिज्म को किसी बच्चे को डायग्नोस कर सकते हैं, किसी अडल्ट को अगर हमें ऑटिज्म डायग्नोस करना हो तो हम कर सकते हैं, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ICD-10 एंड ICD-11 और क्या क्या चीजें ऑटिज्म से रिलेटेड इन ICD-10 से ICD-11 में चेंजेस आए हैं. Now let's discuss what is the difference on autism spectrum disorder, right, in ICD-10 and ICD-11. So basically, if you look in ICD-10, right, उसमें autism spectrum disorder को उन्होंने F84 के अंडर डिस्क्राइब किया हुआ है, right, और उसका जो टॉपिक का नाम है उन्होंने दिया है pervasive developmental disorder. ठीक है, F84 में मतलब काफी पीछे आता है हमारे पास ये सब परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, राइट? और उन परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर में हमारे पास 4 सब टाइप रखे गए हैं, राइट? पहला सब टाइप जो है वो रखा गया है एटिपिकल म्यूटिज्म का, सॉरी एटिपिकल ऑटिज्म का, आई एम सो सॉरी, राइट? सेकंड सब टाइप जो हमारा रखा गया है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का वो रखा गया है रेट सिंड्रोम, राइट? थर्ड जो हमारे पास सब टाइप रखा गया है वो रखा गया है हेलर सिंड्रोम, राइट, जिसको हम कहते हैं चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर. ओके, एंड द लास्ट वन जो सब टाइप हमारा ICD-10 में मेंशन है वो है एस्पर्जर. माफ करना मेरी राइटिंग के लिए अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो आपको, राइट? सो 4 सब टाइप हमारे दिए गए हैं ICD-10 में, राइट? बट ICD-11 में क्या है? देखो ICD-11 में उन्होंने क्या किया है बेसिकली, उन्होंने कहा कि देखो यूजुअली क्या है कि अगर आप ICD-10 देखो ना तो ICD-11 अगर आप देखो ना तो उसमें उन्होंने लाइफ स्पैन अप्रोच को यूज किया है, ठीक है? इसको यूज किया, लाइफ स्पैन अप्रोच को यूज किया है. इसका मतलब ये है कि जो भी लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, बच्चे से जब हम अडोलसेंट जाते हैं, अडोलसेंट से जब हम बड़े होते हैं, यही तो हमारा लाइफ स्पैन है. इसका मतलब ये है कि जो डिसऑर्डर बच्चों के हैं वो सबसे पहले आएंगे, राइट? तो ICD-11 स्टार्ट ही वहां से होता है बच्चों के डिसऑर्डर से, राइट? सो अगर आप ICD-11 देखो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है, उसमें आई थिंक वो स्टार्ट होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, राइट? उसके बाद वो बात करता है लैंग्वेज डिसऑर्डर की, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की, एंड देन वो बात करता है ऑटिज्म की, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, ठीक है? तो याद रखना ICD-11 जो है वो लाइफ स्पैन अप्रोच को यूज करता है जो स्टार्ट होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, राइट? नाउ सेकंड थिंग जो चेंज हुआ है वो ये चेंज हुआ है कि यहाँ पे आप नाम देखो, राइट? अगर आप यहाँ पे इसका नाम देख रहे हो ICD-10 में, है ना? या, या अगर आप यहाँ पे नाम देखो, यहाँ पे नाम क्या है? परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है? ICD-10 में परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नाम रखा गया था, राइट? नाउ यहाँ पे इन्होंने इस नाम को चेंज कर दिया है. ICD-11 में इसको अब कहा जा रहा है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंडर रखा जा रहा है. किसके अंडर रखा जा रहा है? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. अब ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, है ना? देखो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को समझने का बहुत एक ईजी तरीका है. देखो अब इसको डिस्क्राइब करने बैठूंगा तो एक्चुअली बहुत टाइम जा सकता है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, राइट? बट इसको हम एक बहुत ही ब्रॉडली समझ लेते हैं. देखो न्यूरो का मतलब क्या होता है? ब्रेन, ठीक है? मतलब ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, राइट? डेवलपमेंटल का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी होती है एक बच्चे की, राइट? क्या नॉर्मल, ठीक है, या टिपिकल, दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड. टिपिकल इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड. नॉर्मल हम यूजुअली नहीं यूज करते हैं. नॉर्मल एंड नॉर्मल चाइल्ड हम यूज करते हैं टिपिकल एंड न्यूरोटिपिकल चाइल्ड, राइट? तो जो टिपिकल डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंटल का ट्रेजेक्टरी होता है, राइट, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाना, ठीक है? तो ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होना और जो नॉर्मल ट्रेजेक्टरी है डेवलपमेंटल की, जो टिपिकल ट्रेजेक्टरी है, उसमें प्रॉब्लम आ जाना, उसको कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. ओके, तो ये नाम पहली बार चेंज कर दिया गया. क्या कर दिया गया? परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कर दिया ICD-11 में, राइट? नाउ सेकेंड थिंग जो चीज है वो ये है कि आप देखो यहाँ पे सब टाइप्स दिख रहे हैं आपको. ये आपको दिख रहा है एटिपिकल ऑटिज्म, रेट सिंड्रोम, हेलर सिंड्रोम, एस्पर्जर सिंड्रोम. ये 4 आपको सब टाइप दिख रहे हैं. ICD-11 में देखो ये पाया गया कि इट्स बेटर कि हम ये सारे जितने भी सब टाइप दिख रहे हैं ना, इन सारे सब टाइप को हम रिमूव कर दें.
इसकी ज़रूरत है नहीं हमको, क्योंकि रिसर्च में पाया गया और ट्रीटमेंट एफिकेसी में ये पाया गया कि इट्स बेटर कि हम इन चीज़ों को किस वे में देखें। एक सेकेंड, मैं थोड़ा-सा मूव कर देता हूँ, राइट? यस। सो इसमें क्या पाया गया कि देखो सबटाइप हटा देते हैं और उसमें फिर क्या रखा गया, इन्होंने बोला कि हम इस चीज़ को एक स्पेक्ट्रम में रखते हैं, ठीक है? एक कॉन्टिनम पे रखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक कॉन्टिनम पे रखते हैं, ठीक है? जो यहाँ पे बच्चे हैं, वो होंगे लेस ऑटिस्टिक, है ना? मतलब उसकी जो कंप्लेन होगी, उसकी जो सिवियरिटी होगी, वो कम होगी और इस पार्ट जो इस अदर पोल है कॉन्टिनम का, वहाँ पे होगा सीवियर ऑटिस्टिक, राइट? तो ये एक कॉन्टिनम पे है, रादर देन हैविंग दोस फोर सब टाइप, हमने उसको एक कॉन्टिनम पे बिछा दिया कि ये कॉन्टिनम की तरह है, राइट? एक स्पेक्ट्रम की तरह है ये, ठीक है? इसीलिए इसको नाम दिया इस बार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्योंकि ये कॉन्टिनम पे बेस्ड है, ठीक है? और इसमें क्या किया, इन्होंने कैटेगरीज बना दी, राइट? जैसे लास्ट टाइम, जैसे इसमें आप देखो आईसीडी 10 में ये चार चीजें हैं, राइट? एटिपिकल ऑटिज्म, रेट, हेलर एंड एस्पर्जर। तो यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेक्ट्रम कर दिया, एंड हमारे पास कैटेगरीज बना दी गई। कैसी कैटेगरीज बना दी गई, एक सेकेंड देखिए मैं बताता हूँ। तो आईसीडी 11 में हमारे पास कैटेगरीज हैं, यू नो हमारे पास कैटेगरीज है विद और विदाउट आईडीडी, राइट? जो ऑटिज्म है वो या तो आईडीडी के साथ हो सकता है, आईडीडी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, राइट? या तो उसके साथ हो सकता है या उसके बिना भी हो सकता है, राइट? दूसरी है इम्पेयरमेंट इन लैंग्वेज, राइट? और ये भी विद और विदाउट रहता है, राइट? आईडीडी देखो, ऑटिज्म क्या हो सकता है, इम्पेयरमेंट इन लैंग्वेज उसमें हो सकता है, उसमें नहीं भी हो सकता है, राइट? तो आईसीडी 11 में इन दो बेसिस पे कैटेगरीज बनाई गई हैं ऑटिज्म में, ओके? नाउ other thing is, there are core symptoms of autism, okay? So let's again write it here, ICD-10, okay? यहाँ पे हम लिख देते हैं ICD-11 ताकि कंफ्यूजन ना हो। जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके या। सो बेसिकली जब हम ICD-10 में देखते हैं ना, तो उसमें हम देखते हैं कि 3 कोर सिम्टम्स दिए गए थे, ठीक है? 3 कोर क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स दिए गए थे, ठीक है? पहला क्या था? पहला था लैंग्वेज लैंग्वेज की प्रॉब्लम होनी चाहिए बच्चों में, ठीक है? लैंग्वेज को ग्रास्प करना, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, लैंग्वेज को प्रोसेस करना, ठीक है? और लैंग्वेज को जो नॉर्मल ट्रेजेक्टरी है, जो टिपिकल ट्रेजेक्टरी है लैंग्वेज की, वो डिले होती है, ठीक है? ऑटिज्म में। सेकंड प्रॉब्लम क्या था? सेकंड कोर सिम्टम जो था वो था सोशल कम्युनिकेशन का। सोशल कम्युनिकेशन कह लो आप, सोशल इंटरैक्शन कह लो, सेम ही है, ठीक है? या सोशलाइजेशन बोल दो आप। सोशलाइजेशन में दिक्कत होती थी, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, ठीक है? सोशल स्माइल नहीं था, रेसिप्रोसिटी नहीं कर पाते थे, तो ये सब चीजें आ जाता है सोशल कम्युनिकेशन में। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे, राइट? जो तीसरा फीचर था, ठीक है, ऑटिज्म का, वो था रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, और रिपीटेटिव बिहेवियर, ठीक है? रिस्ट्रिक्टिव यानी बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होना अपने रूटीन में, अपने रूटीन में कुछ भी थोड़ा बहुत अगर चेंज हो गया तो बहुत गुस्सा हो जाना। रिपीटेटिव यानी बहुत सारे रिपीटेटिव एक्ट्स वो करते थे, जैसे हेड बैंगिंग करना, क्लैपिंग करना, तो ऐसे फीचर्स हमें देखने को मिलते थे ऑटिज्म में। तो ये 3 क्राइटेरियाज रखे थे ऑटिज्म के लिए ICD-10 में, और इन तीनों क्राइटेरियाज को मीट करना पड़ता था एक बच्चे को टू हैव अ डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म, ठीक है? नाउ ICD-11 में क्या कहा, उन्होंने बोला कि देखो यार, एक 3 कोर सिम्टम की जरूरत है नहीं। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 कोर सिम्टम्स की जरूरत है, और उसके ज्यादा कुछ यू नो उससे ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं। देखो, अब अगर सच में सोचने पे जाओ, राइट, तो लैंग्वेज एंड सोशल कम्युनिकेशन को हम एक कर सकते हैं, एक डोमेन में रख सकते हैं। तो ICD-11 में यूजुअली वही किया गया है, रादर देन हैविंग 3 डोमेन्स। आई मीन यहाँ पे 3 दिख रहे हैं ना कोर सिम्टम्स, अब ICD-11 में सिर्फ दो कोर सिम्टम्स रखे गए हैं। एक है सोशल कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड दूसरा है RRB, रेस्ट्रिक्टिव रेपिटेटिव बिहेवियर, इसको हम RRB भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना? ठीक है? तो ये 2 कोर फीचर्स रखे गए हैं।
राइट? तो अगर आज के टाइम पे, राइट, अगर हमें किसी बच्चे को ऑटिज्म से डायग्नोस करना हो, तो हम सोशल कम्युनिकेशन देखेंगे एंड रिस्ट्रिक्ट रेपिटेटिव देखेंगे। अगर ये दोनों है तो बच्चा डायग्नोस हो जाएगा ऑटिज्म से, राइट? पहले नहीं था, पहले इन तीनों को मीट करना पड़ता था टू गेट अ डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म, राइट? ओके, नाउ इफ यू लुक onto the एज ऑफ ऑनसेट, ठीक है? किस चीज को देखो, एज ऑफ ऑनसेट अगर आप देखो, तो ICD-10 बोलता था कि एज ऑफ ऑनसेट शुड बी बिफोर 3 years, राइट? अब ये देखो, एज ऑफ ऑनसेट बिफोर 3 years का मतलब क्या है कि जो सिम्टम्स देख रहे हो ना, लैंग्वेज, सोशल कम्युनिकेशन, ये चीज बच्चों में दिखनी चाहिए, ठीक है? अब ये तीन चीजें बच्चों में किस एज तक दिखनी चाहिए? 3 साल के अंदर अंदर दिख जानी चाहिए। अगर ये चीजें 3 साल के बाद दिख रही है, मतलब अगर बच्चा 7 साल का है, 8 साल का है और तब ये सब प्रॉब्लम्स दिख रही है, राइट, तो उसका मतलब ये है कि उसको मे बी ऑटिज्म नहीं है, राइट? मैंने बोला मे बी ऑटिज्म नहीं है, राइट? बट यहाँ पे एज ऑफ ऑनसेट क्या लिखा है? बिफोर 3 years, मतलब 3 साल से पहले ये तीनों का सिम्टम्स बच्चे में होना चाहिए, राइट? ना, ये ICD-10 की बात हो गई। अब ICD-11 में एज ऑफ ऑनसेट क्या लगा गया है? देखो, अगर आप ICD-11 उठा के पढ़ो तो उसमें पता है एज ऑफ ऑनसेट पे क्या लिखा है? उन्होंने सीधा यहाँ पे ये लिखा है, टिपिकली इन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है? अब देखो, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि उन्होंने ICD-11 में इसको एक ओपन इंटरप्रिटेशन की तरह रख दिया है। अर्ली चाइल्डहुड, अगर हम बोले अर्ली चाइल्डहुड माने क्या, राइट? 1 साल, 2 साल, 3 साल, अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? तो ये थोड़ा सा क्लिनिकल जजमेंट पे, कॉमन सेंस पे, ऑब्जर्वेशन पे रखा गया है एक क्लिनिशियन के, कि वो किस एज, क्या इस चीज को कंसिडर कर रहा है एक बच्चे के सोशल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को रख के, राइट? नाउ ऑन अ बीइंग ऑन अ सेफर साइड, हम ये कह सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड 3 साल तक रहता है, राइट? सो वी कैन से कि अगर 3 साल के पहले ये सारे मार्क्ड, यू नो ये दोनों मार्क्ड प्रॉब्लम है बच्चे में, तो उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है? Now, before I go to the clinical features of autism spectrum disorder, let's briefly understand, okay, these four, you know, these four सब सिम्टम्स, आई मीन ये जो क्या कहते हैं, सब टाइप्स बनाए थे ICD-10 में। आज के जमाने में क्योंकि हम ICD-11 फॉलो करते हैं तो उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, बट जस्ट टू हैव अ नॉलेज वी विल जस्ट डिस्कस वेरी ब्रीफली अबाउट व्हाट ऑल दीज फोर डिसऑर्डर्स आर, राइट? ICD-10 में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एटिपिकल ऑटिज्म, ओके? तो देखो, एटिपिकल ऑटिज्म बहुत इजी है समझना, ठीक है? देखो, हमने क्या बोला, हमने बोला कि जब हम ICD-10 देखते हैं ना, तो ICD-10 में कितने सिम्टम्स मेंशन किए थे? 3 कोर सिम्टम्स मेंशन किए थे, ठीक है? 3 कोर सिम्टम्स मेंशन किए थे, कौन-कौन सा था? एक लैंग्वेज था, ठीक है? दूसरा क्या था? सोशल कम्युनिकेशन था, और तीसरा क्या था? RRB था, राइट? अब मान लो एक हम OPD में बैठे हैं और एक बच्चा आता है, ठीक है? वो 3 साल के नीचे का है, मान लो वो 2 साल का ही है, ठीक है? और उसके पास क्या-क्या सिम्टम्स हैं? उसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, और उसके पास रिस्ट्रिक्ट एंड रिपिटेटिव बिहेवियर है, बट सोशल का कोई प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ हमें नहीं दिख रहा है, और बच्चा है 2 साल का, राइट? तो अभी हमारे पास 2 सिम्टम्स हो गए, बट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को ऑटिज्म कहने के लिए उसके पास कितने होने चाहिए? टोटल 3 सिम्टम्स, 3 कोर सिम्टम्स होने चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पे कितने हैं? 2 ही हैं, राइट? तो इस केस में जब बच्चे को हमारे 2 सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है, और हमें चाहिए 3, तो उस केस में हम उसको कहते थे एटिपिकल ऑटिज्म, जिसमें हमारे पास 3 कोर फीचर्स में से 2 तो दिख रहे हैं, बट तीसरा नहीं है, और वो तीसरा कुछ भी हो सकता है इनमें से, और वो 2 कुछ भी हो सकते हैं इन तीनों में से, ठीक है? तो उस केस में हम उसको क्या कहते थे? एटिपिकल ऑटिज्म, राइट? आई डोंट थिंक सो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है, राइट? नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, second subtype, right? The second subtype is Rett syndrome. Okay. Now, now देखो, रेट सिंड्रोम मोस्टली किस में दिखता था? हमको फीमेल्स में दिखता था, राइट? देखो, मैंने लिखा है मोस्टली, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फीमेल में होता है, मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में बहुत ज्यादा रेट सिंड्रोम को देखा जाता था, राइट? तो ऐसा था कि ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्स में नहीं हो सकता, बट मेल्स में काफी रेयर चीज होती है रेट सिंड्रोम को देखना, राइट? देखो, इसमें क्या होता था यूजुअली, इसमें हमें रिग्रेसिव
पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलता था। ठीक है, अब ये रिग्रेसिव पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? ठीक है, तो मैं देखो बताता हूँ रिग्रेसिव पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है। राइट, सो देखो, मान लो ये हम बच्चे का डेवलपमेंट इस चार्ट पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, दिस इज फाइव। ओके, देन सिक्स एंड देन सेवन। ओके, मान लो ये मंथ्स हैं। ठीक है, बच्चे के पैदा होने के बाद ये मंथ्स हैं, और यहाँ पे हम मेजर करेंगे उसका डेवलपमेंट। ठीक है, तो जब बच्चे पैदा होते हैं, है ना, तो 1 महीने के होते हैं तो डेवलपमेंट हो रहा होता है। राइट, फिर 2 महीने तक आते आते, ओके, 2 मंथ तक आते आते फिर डेवलपमेंट होता है, फिर 3 तक आते आते और डेवलपमेंट होता है जब वो 3 महीने के होते हैं, 4 तक आते आते और होता है, जब वो 5 पे पहुंचते हैं। ठीक है, रेट सिंड्रोम की बात कर रहा हूं मैं। तो जब वो 5 पे पहुंचते हैं ना, तो क्या होता है यहाँ पे एक रिग्रेसिव चीज हो जाती है। राइट, इसके बाद से क्या होता है कि जो भी हमारा डेवलपमेंट अब तक हुआ था, है ना, वो नीचे गिरने लगता है। राइट, तो इसको हम कहते हैं रिग्रेसिव पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और ये कब आता है? 5 5 मंथ्स के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ओके, तो उसमें ऐसा क्या होता है कि हम पेरेंट्स को ये बोलते हुए देखते हैं कि 1 महीने तक सब कुछ सही था, सारा डेवलपमेंट मोटर हो गया, सोशल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, लैंग्वेज हो गया, 1 महीने तक ठीक था, 2 महीने तक ठीक था, 3 महीने तक ठीक था, 4 महीने तक, 5वें महीने से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5वें महीने का मतलब ये नहीं कि 5वें महीने पे ही होगा। राइट, +-2 तुम थोड़ा बहुत इधर उधर आप कर सकते हो। राइट, तो उसके अराउंड क्या होता है, जो भी अब तक का डेवलपमेंट का सक्सेसफुल हुआ था, वो क्या होने लगता है, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, और पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, अभी तक तो ठीक था। राइट, तो इसमें देखो क्या क्या चीज गिरने लगती है। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोसेफली। राइट, जो हमारा यू नो स्कल, जो ब्रेन का स्कल का साइज होता है, ब्रेन का जो साइज होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। राइट, स्पीच, राइट, लैंग्वेज जो बोला, राइट, वो कम होने लगती है। राइट, फाइन मोटर स्किल्स वो गिरने लगती है। ठीक है, और यूजुअली यही 3 चीजें होती हैं, और बेसिकली सोशलाइजेशन वो गिरने लगता है। राइट, हॉलमार्क दिख रहे हैं ऑटिज्म केस में भी। राइट, तो बेसिकली इतना ही जानने की जरूरत है रेट सिंड्रोम में। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड थिंग। राइट, थर्ड क्या होता है? थर्ड इज हेलर सिंड्रोम। ठीक है, इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर। देखो इसमें क्या होता है, सेम चीज है इसमें भी। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें भी हम रिग्रेसिव पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि रिग्रेसिव पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट चेंज दिस, या सो जैसे यहाँ पे आप मान लो 6, 12, 18, 30, 36। ठीक है, ये मान लो मंथ्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये मंथ्स हो गए और ये डेवलपमेंट हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है 6 महीने तक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद 1 साल तक क्या हुआ, नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, बच्चा अच्छे से बढ़ रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, और 6 महीने बीत गए, 18 महीने तक, मतलब 1.5 साल तक नॉर्मल ही चीजें चल रही हैं। ठीक है, आते 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 अराउंड इस पॉइंट पे आके, ठीक है, अराउंड 24 मंथ्स, ठीक है, 2 साल पे आके आके क्या होने लगता है, रिग्रेशन होने लगता है। ठीक है, तो 2 साल तक सब कुछ ठीक था, उसके बाद रिग्रेशन होने लगता है। तो यहाँ पे रिग्रेस बिहेवियर कब शो होने लगता है, अप्रोक्सीमेटली 2 years, यानी 24 मंथ्स। अगेन इसमें थोड़ा आप प्लस माइनस कर सकते हो, ये बहुत रिजिड लाइन नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली 2 years तक हमें देखने को मिलता है।
ठीक है, इसमें क्या-क्या फिर डिग्रेड होने लगता है, क्या-क्या रिग्रेस हमें देखने को मिलता है? मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, लाइक कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, उसके बाद सोशलाइजेशन, ठीक है, फिर उसके बाद स्पीच। देखो इसमें भी आपको हॉलमार्क दिख रहे होंगे ऑटिज्म के, जो कोर सिम्टम्स मैंने बताए थे, एंड ब्लैडर और बाउल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ठीक है ना। आज का जो लास्ट थिंग हम आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, सब टाइप्स में, वो है एस्पर्जर सिंड्रोम, ठीक है, ये लास्ट सब टाइप है जो आईसीडी 11 में मेंशन किया गया है। देखो एस्पर्जर सिंड्रोम को समझने के लिए बहुत वो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने माय नेम इज खान देखी है, ठीक है, तो उसमें जो शाहरुख खान ने कैरेक्टर प्ले किया है, ठीक है, वो एस्पर्जर का ही है, ठीक है। उसमें उसको ऑटिस्टिक ट्रेट्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो। उसको सोशलाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट, बट उनका आईक्यू काफी अच्छा होता है, उनका कॉग्निटिव प्रोसेस काफी अच्छा होता है, राइट। जहां तक मुझे याद है उसमें एक सीन होता है वो कि वो कहीं कहीं किसी फंक्शन में गए होते हैं और वहां पे कुछ प्रोग्राम चल रहा होता है कि उसमें उनको एनिमल्स के नेम ढूंढने होते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड वो फट 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 करके ढूंढ लेते हैं, राइट। सो थोड़ा-सा ये पता चलता है कि उनका आईक्यू या तो नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, राइट? एंड उनको थोड़े से ऑटिस्टिक ट्रेट्स हैं उस मूवी उस कैरेक्टर को एक्चुअली, राइट? सो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक एस्पर्जर सिंड्रोम। आई एम नॉट श्योर मूवी में बताया गया है कि नहीं बताया गया है ऐसा थिंग, बट या वो देख के मुझे वही चीज़ याद आती है। सो बेसिकली देखो इसमें क्या होता है, राइट? इसमें सोशलाइज़ेशन खराब होता है, ठीक है? सोशलाइज़ेशन पुअर होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव बिहेवियर भी होते हैं, ठीक है। बट क्या चीज नहीं होती है जो इसको बाकी और सब टाइप से अलग करता है, इज नो लैंग्वेज, ठीक है, नो कॉग्निटिव प्रोसेस, और अगर एक नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो नो आईक्यू डेफिसिट, ठीक है। Despite having poor social skills, despite having restrict and repetitive behavior, they do not have this. वाइल जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, स्पेशली जो आईक्यू डेफिसिट है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात होती है, वो बाकी तीन में बहुत ही ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, राइट। सो देखो यहाँ पे जो मैंने बात की थी, राइट, इसमें चार सब टाइप्स थे, राइट। सो एटिपिकल ऑटिज्म हो गया, रेट सिंड्रोम हो गया, हेलर में आईक्यू डेफिसिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब हम कोमॉर्बिडिटी की बात करेंगे तो उसमें हम पता करेंगे कि कितना है। तो यूजुअली जब हम कोमॉर्बिडिटी की बात करते हैं ना, तो जो लोग जिनको ऑटिज्म होता है, जिन बच्चों को, ठीक है, उनमें से 30% टोटल हैव आईडीडी, ठीक है। सो ऑटिज्म एंड आईक्यू डेफिसिट आर लाइक हैंड इन हैंड थिंग। वो काफी ज्यादा हाई कॉमोबिलिटी है ऑटिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। बट एस्पर्जर सिंड्रोम यहाँ पे क्या है, इसमें हमें आईक्यू डेफिसिट नहीं देखने को मिलता है, डिस्पाइट हैविंग अदर टू कोर फीचर्स ऑफ दिस थिंग, क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। सो उस एस्पर्जर में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर होता है, सोशल कम्युनिकेशन होता है, बट लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कॉग्निटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, एस्पर्जर्स में, राइट। सो इसी हिसाब से आप देख सकते हो, अगर मुझे बताना हो एस्पर्जर में, तो राइट, सो विदाउट आईडीडी एंड विदाउट इम्पेयरमेंट इन लैंग्वेज करके हम कैटेगरीज बना सकते हैं आजकल आईसीडी 11 में, राइट। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, हमने यहाँ पे कवर कर लिया अच्छा खासा चीजें इस वीडियो में, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो हमने क्या क्या देखो उसमें कवर कर लिया है। इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है इंट्रोडक्शन, राइट। हमने ये देख लिया कि आईसीडी 10 आईसीडी 11 में क्या क्या डिफरेंस है, एंड आई होप सो आपको चीजें समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की एंड असेसमेंट्स की, ठीक है। सो विल यू नो we'll just go to next video. You can tap onto somewhere on the screen for the referral for next video, or you can see it in the playlist. Thank you.